आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर सामाजिक जागृति लाने के लिए साल 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तब से लेकर अब तक पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी हैं जिनको हरियाली से इतना लगाव है कि उनके घर का रंग तन के कपड़ों से लेकर पेन, डायरी, वॉच, जूते सब कुछ हरे रंग में रंगा हुआ है। ये हरा रंग ही अब उनकी पहचान बन चुका है। अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा पेड़ कटने से वो बचा चुके हैं और अनगिनत पेड़ लगा चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से सम्मानित ग्रीन मैन विजयपाल बघेल जी आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। एपीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत शुभकामनाएं सभी को। हमारा देश, हमारी धरती हरी भरी रहे। एपीएन न्यूज़ इसके लिए जो पहल कर रहा है वो बधाई का पात्र है। जी सर, बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, लेकिन सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि आपकी जो रंग रूप वेशभूषा में देख पा रही हूँ, ये अब से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से, तो इस रूप रंग का विचार कहाँ से आया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? एक बार तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ पौधारोपण के कार्यक्रम चल रहा था, तो जो पौधा लगाने की जो क्रिया थी उसको बड़े बारीकी से देख रहे थे और उन्होंने एक टिप्पणी किया कि बघेल, तुम्हारा मन इतना हरा है तो तन भी हरा हो जाए। और ये किसी ने उनके साथ रहने वाले सहयोगी ने सुन लिया और कुछ दिन बाद हमारे पास उनकी तरफ से एक आता है कि आपके लिए हरित परिधान दिया जा रहा है। तभी से हमने एक, क्योंकि मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को गुरुतुल्य मानता था, तो उनके आदेश का मैंने पालन किया और तभी से ये हरित प्रधान के रूप में। वाह, तभी से आपने हरित प्रधान पहनना जो है वो शुरू कर दिया। विजयपाल जी, आप पेड़ लगाते भी हैं और उन्हें कटने से भी बचाते हैं। अभी तक कितने पेड़ों को आपने कटने से बचाया होगा? कटने से बचाने के लिए तो रोज़ाना हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं आती हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि हमारे जो फॉलोवर्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो दिन पे दिन सोशल मीडिया के माध्यम से तो और इसमें क्रांति आई है। हमारे पास जितनी भी सूचना आती हैं उन सूचनाओं के माध्यम से हम उस पेड़ की रक्षा करना, उसे बचाने का एक पूरा एक मुहिम, चाहे लिपट कर चाहे कैसे भी उस पेड़ को बचाने तक हम जाते हैं। और ये हमारे क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजना सरकार की जिनमें बहुत सारी बड़ी संख्या में, चाहे हम पहले गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा था जिसमें 6 लाख पेड़ आ रहे थे, तो हमने बड़ा एक जन आंदोलन किया था और उसमें उन पेड़ों की रक्षा हो सकी थी। उसके बाद यूजीसी एक्सप्रेस, उसके बाद हिंडन एक्सप्रेस वे जो बन रहे थे उनको हमने पेड़ बचाने के लिए उनको उन प्लान को ही रद्द कराया। तो बहुत सारे पेड़ हमने 10 लाख तो हमने इन्हीं योजनाओं में से बचाए। बाकी रोज़ाना 8-10 का हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं, हम रोज़ाना और हमारी टीम देश के हर ज़िले में काम कर रही है और उन पेड़ों को बचाने का काम कर रही है। जी, ये तो यहाँ पर बात हुई पेड़ों की रक्षा को लेकर, पेड़ों को बचाने को लेकर, लेकिन अगर पौधों को लगाने की यहाँ पर बात की जाए तो आपने अभी तक कितने पौधे लगाए होंगे और इसके साथ ही तमाम लोगों को पर्यावरण के प्रति आप किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? मुझे याद आ रहा है कि 1974 में, मैं बहुत बाल्यकाल की बात है, तब एक छोटा सा एक घटना हुई थी। उस घटना से जो प्रेरणा मुझे मिली, पेड़ों के प्रति आत्मीय संबंध जो स्थापित हुआ, तब से लेके लगातार पेड़ लगाने का तो क्रम जारी ही है। दूसरा ये है कि एक दिन में कई लाख भी लगे हैं एक, लेकिन जो नियम है कि हर दिन कम से कम एक पेड़ लगाना, जो क्रम है अभी जारी है और जारी रहेगा अंतिम सांस तक। ये बताइए विजयपाल जी कि किस तरह के पेड़ ज़्यादातर आपने अभी तक लगाए हैं? पेड़ लगाने का हम देखते हैं कि
जो सॉइल कंडीशन जिस क्षेत्र में कौन से पेड़ की ज़रूरत है। अभी 2019 में भारत ने COP14 का मेज़बानी की थी। उस मेज़बानी में हमने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें पूछा गया था कि भारत में जो गैस चैम्बर बनता है, जो इस तरह की जो हालात बनते हैं, एक तरह से इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगाई जाती है, इस समस्या का एक समाधान, स्थायी समाधान क्या हो सकता है जी। तो हमने कहा था कि जैसे अफ्रीका में हमने ग्रेट वॉल बनाया था सहारा डेजर्ट की डस्ट को रोकने के लिए, वैसे ही हमारे यहाँ जो अरावली पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को रोका करती थी, हमने उसको तहस नहस कर दिया है। अगर हम एक ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बना दें अरावली के पश्चिम साइड में, तो न दिवाली परेशान करेगी न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस परेशान करेगा। तो भारत सरकार ने उसको कंसीडर किया और ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया जो पोरबंदर से लेकर पानीपत तक भारत सरकार ने स्वीकार भी की है 1400 किलोमीटर की, जिसमें 135 करोड़ लगभग पेड़ लगने का अनुमान है। बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 साल का प्रोजेक्ट है। काम शुरू हो गया है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा 4 प्रदेशों का है। तो जब ये बन जाएगा तो जो हमारे पूरे साउथ ईस्ट एशिया का जो इकोसिस्टम जो गड़बड़ा रहा है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का रूप दे रहे हैं, ये सब इसका एकमात्र समाधान ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया हो जाएगा, जिसके पीछे हम लगे। वाह, बहुत बढ़िया और बहुत बधाई के पात्र हैं जो कार्य आप कर रहे हैं। विजय जी, ये भी सुना है कि आप पेड़ों का UID नंबर जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। 150वीं जब जयंती थी गांधी जी की, तो हमने उनकी चंपारण जाके एक सत्याग्रह, हरित सत्याग्रह जिसका नाम दिया, और हमने चंपारण बेतिया जाके इस अभियान की शुरुआत की। और हमने उसके 5 सूत्र थे हमारे। हमने कहा कि पेड़ को जीवित प्राणी का दर्जा दिया जाए। जीवित प्राणी होता है, लेकिन उसका वैधानिक दर्जा हो। हमने कहा कि एक है ना देश की सशक्त वृक्ष पॉलिसी बने, राष्ट्रीय वृक्ष पॉलिसी बने जी। हमने कहा कि जो फॉरेस्ट लैंड है उस का लैंड यूज चेंज किसी हालत में ना हो, क्योंकि 33% हरित क्षेत्र होगा तो ही पर्यावरण संतुलित होगा, ये मानक भी है। लेकिन हमारे देश का अभी 21% ही है। तो 33% तक ले जाने के लिए फिर भी हमें ना जो फॉरेस्ट लैंड है वो ट्रांसफ़र किसी विकास के नाम पर, किसी योजना के नाम पर जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमने कहा कि उस पर बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाए। तीसरा हमने कहा था कि जैसे हमारी जनगणना होती है वैसे ही वृक्ष गणना भी हो और उसका भी UID नंबर देके, तो उससे ये पता लगेगा, एक तो ये फेक प्लांटेशन जो होते हैं इस पे रोक लगेगी, दूसरा ये लगेगा कि हमने इस प्रजाति का ये पेड़ इस जगह पे लगाया है। 5वां हमारा सूत्र ये था कि जिस तरह हम राष्ट्रीय ध्वज का प्रोटोकॉल में सम्मान करते हैं, वैसे ही उसी समय जिनकी घोषणा हुई थी राष्ट्रीय प्रतीकों की, हमारे राष्ट्रीय वृक्ष की भी हुई थी। लेकिन हम अपने देशवासियों को आज तक ये नहीं बता पाए कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी होता है और हमें उसका उतना प्रोटोकॉल करना चाहिए। ये बीज गुल्लक वाला अभियान क्या है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। बचपन में इमरजेंसी का टाइम चल रहा था जी। और इमरजेंसी के टाइम पे हमारे जो सिक्के कॉइन इकट्ठा करने की एक मिट्टी की गुल्लक हुआ करती थी जी, 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 तो जब पेड़ों के साथ जब अटैचमेंट हो गया था चिपको मूवमेंट के माध्यम से, वो पेड़ एक बचाने की घटना हुई थी जिससे उसके साथ आत्मीय संबंध बना था। तो ये हुआ कि घर में जितने भी फल सभी के घर में आते हैं, उन बीजों को हम वैसे ही बाहर फेंक देते हैं। तो हमने ये कहा था कि एक बड़ा सा घड़ा, हमारे यहाँ जो कुम्भकार थे जो छोटी गुल्लक बनाते थे, हमने उनसे कहा कि आप एक बड़े रूप में, बड़ा घड़े के रूप में एक ऐसा गुल्लक बनाइए जिसमें इतना मोटा छेद हो जिसमें बीज गिर जाए। जिस घर में जो बीज आए, जो फल आए, उसका बीज आप इधर ना फेंकें और उसमें इकट्ठा करें। तो ये चला और हमने फिर जून के महीने में बरसात से कुछ टाइम पहले वो उसको लगवाना शुरू किया। खाली जगह में जहाँ भी दिखाई दे वहाँ उसको केवल बीज को दबा देना। तो इसमें बाल टोली बनी और बाल टोली ने बड़ा सक्सेस ये मूवमेंट आज भी बहुत सारे
जगह हम देखते हैं कि बीज गुल्लक, जिस घर में हम जाते हैं तो वहाँ एक बीज गुल्लक रखा होता है। अगर हमने उनको ये व्यवस्था भी दी है कि अगर आप नहीं कहीं लगा सकते, आपके पास जगह नहीं है जैसे शहरों में, तो हमको आप कांटेक्ट करेंगे तो हमारा व्यक्ति वहाँ से लेगा, फिर उसको प्रोसेस करके हम उसको जर्मिनेट करने का, उसको प्लांट करने का काम करते हैं। वाह, आपने पर्यावरण की दिशा में बहुत सारे काम किए हैं। इस दौरान आपने बहुत सारी चुनौतियां भी देखी होंगी, तो सबसे बड़ी जो चुनौती आपके सामने आई और अभी भी लगता है कि ये पर्यावरण की दिशा में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, वो क्या कुछ हैं? हमको जो दिखाई दिया, क्योंकि चाहे हम जंगल की बात करें, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या नगरीय क्षेत्रों की बात करें, तो ज़्यादा दिक्कत पेड़ के लिए नगरों में है। एक तो फ्लैट कल्चर हो गया है जी। तो हम किचन गार्डन से लेके, हम इंडोर प्लांट से लेके, टेरेस गार्डन से लेके, वर्टिकल गार्डन से लेके, हमने कहा कि कोई बहाना नहीं कि जगह नहीं हमारे पास, आप है ना इंडोर प्लांट अपने घर में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं, ऐसी प्रजातियां आप लगाइए ना, क्योंकि आपको सांस लेनी है और सांस बनाने का कोई कारखाना नहीं है। सांस की कीमत अनमोल है और वो देने वाला केवल पेड़ है। विजयपाल जी, हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, प्लांटेशन ड्राइव चलती है, फिर भी स्थिति उस तरीके से नहीं सुधर रही है जैसे सुधरनी चाहिए। इसका क्या कारण आपको लगता है? सच में है ना, पौधारोपण का काम सरकार का काम मान लिया जाता है, इस वजह से ये फेल होता है। सरकार की जितनी भी योजनाएं, चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, हम कहीं भी उसमें सफलता नहीं पाते हैं। वजह ये है कि हम उसको सरकारी मान लेते हैं। ये काम सरकार का है, इस वजह से हम, लेकिन मेरा कहना है कि हम खाने का इंतजाम खुद करते हैं, हम पीने का इंतजाम खुद करते हैं, हम रहने का इंतजाम खुद करते हैं, हम पहनने का इंतजाम खुद करते हैं। सांस का इंतजाम सरकार करेगी क्या? हमें सही अपनी जो 3 सेकंड के बाद जो सांस लेनी है, वो कहाँ से आएगी, हमें उसकी चिंता करनी है। सांस कम हो रही है। वैसे ही हम एनसीआर में बैठे हैं, तो एनसीआर में 9 साल केवल ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये उम्र घटी है। यहाँ के जो निवासी हैं उनका औसतन उम्र 9 साल केवल ऑक्सीजन कम होने की वजह से घटी है। बिल्कुल, अभी उम्र कम हो रही है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर उदाहरण भी दिया। हमने अक्सर देखा भी था कि गाँवों में कम से कम 100 बरस की जो उम्र थी तो वो बुजुर्गों की रहा करती थी, लेकिन अब तो बुजुर्ग ही नजर नहीं आते हैं। और शहरों में स्थिति तो और ज्यादा भयावह है। अगर किसी ने 70 साल की उम्र भी पार कर ली तो कहा जाता है कि बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये सब कुछ पर्यावरण की वजह से ही है? बिल्कुल, हमारे आबो हवा में जो जहर घोला जा रहा है, 21% ऑक्सीजन होना चाहिए जी, लेकिन हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है ही नहीं। अगर होता तो AQI लेवल नहीं बढ़ता जी। AQI लेवल जो बढ़ने का कारण होता है कि ऑक्सीजन कम होना, कार्बन गैसें बढ़ना। तो ऑक्सीजन जब कम होगा, सच में हमारे 2016 से पहले कभी कोई स्कूल बंद होता था क्या? नहीं। यहाँ एनवायरमेंटल इमरजेंसी लगाई जाती है, सारी फैक्ट्री बंद की जाती हैं, सारे ऑड ईमेल लगाया जाता है, निर्माण के कार्य बंद किए जाते हैं, कभी NGT, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सारे जितने भी नियम कानून हैं वो बचाने के लिए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मानव नाम के प्राणी को हमने लॉकडाउन किया तो नेचर अपने मूल स्वरूप में आ गई। हमने 25 साल बाद टिमटिमाते तारे देख पाए। हमने नदियाँ, गंगा, यमुना, हमने निर्मल और अविरल बिना एक पैसा लगाए हमने बहती देखी। हमने ना 300 किलोमीटर दूर से हमने हिम शिखर देखे। वो कैसे संभव हुआ? पक्षियों की चहचहाट हमने सुनी। वो संभव इस वजह से हुआ कि इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को अगर कोई नुकसान करने वाला प्राणी है तो वो मानव है, और मानव को कर दिया लॉकडाउन, तो नेचर अपने मूल स्वरूप में आ गई। तो खुद और उसको ना हमने फिर बुला दिया। जैसे लॉकडाउन खुला फिर हम उसी रफ्तार में आने लगे। बिल्कुल, इसी को लेके मैं आपसे सवाल भी करने वाली थी, क्योंकि देखिए अभी हमने जोशीमठ में देखा, हिमालय जिस दौर से गुजर रहा है, हम लोग 2-4 दिन तो उस पर गंभीर रहते हैं, फिर उधर से ध्यान हटा लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने बेहद ज़रूरी हैं? हिमालय की बात करें, हिमालय अभी बच्चा है, हिमालय अभी तैयार हो रहा है।
अंडर डेवलपमेंट की स्थिति में है। हमने वहाँ विकास के नाम पे जितना पहाड़ को डिस्ट्रॉय किया है, टनल बनाए हैं, पावर प्लांट लगाए हैं, हाइड्रो प्लांट लगाए हैं, डिटोमीटर रोज़ाना कितने वहाँ फोड़े जा रहे हैं। अरे नेचर को तो उस हाल में छोड़ दो ना, नेचर के साथ जहाँ हस्तक्षेप होगा। केदार कैलेमिटी कोई नेचुरल डिजास्टर था क्या? मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं वो चश्मदीद गवाह हूँ। मैं था उस 13 जून 2013 को वहाँ इतना कंक्रीट का हो गया, इतनी वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई, इतना नेचर के साथ छेड़छाड़ हुई कि नेचर को कुछ तो करना ही था। और ये तो केवल इंडिकेशन था जी। अभी तो अब ये कोविड भी तो नेचर के साथ छेड़छाड़ करने का ही नतीजा है। विजयपाल जी देखिए, अभी G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है। ऐसे में पर्यावरण को लेकर किस तरीके के संदेश विश्व में देखने को मिल रहे हैं जो भारत की तरफ से जा रहे हैं? 2015 में पेरिस पैक्ट हुआ, उसके बाद G20 अब हम अध्यक्षता कर रहा है हमारा देश, और पूरी दुनिया में एक मैसेज दे रहा है कि प्रकृति की पूजा करने वाला अगर कोई देश है तो एकमात्र भारत है। और भारत पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि पेड़ पूजनीय है, पेड़ की पूजा करिए। एक जो विश्व गुरु बनने की स्थिति बनती जा रही है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। विकसित देश इस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहे हैं या कार्बन ज़्यादा जो बढ़ रहा है, उसको वो अपना उसी धुन में लगे हैं। उन्हें तो आज जीना है, कल के बारे में कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन भारत G20 के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हमको कल और बेहतर धरती करनी है, और बेहतर धरती के जो ग्लोबल उसका बुखार है उसका ट्रीटमेंट हमको आज ही करना है। अब अगर यहाँ पर बात करें मिशन लाइफ को लेकर, क्योंकि ये सरकार का कार्यक्रम है और इससे भी आप जुड़े हुए हैं, तो मिशन लाइफ को भी हम आपसे समझना चाहेंगे और किस तरीके से आप इसमें सहयोग कर रहे हैं पर्यावरण के लिए। यहाँ पर अगर कहें कितना हित पर्यावरण का इस मिशन से? मिशन लाइफ का पूरा नाम है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमको जगने से सोने तक पर्यावरण के बारे में सोचना है, और अपनी जो जीवन दिनचर्या है उस दिनचर्या में हम एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल प्रतिबंध क्या, बिल्कुल इसको इग्नोर कर देना है। दूसरा, हमको जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे पानी के रूप में चाहे हवा के रूप में, उनको हम बना नहीं सकते तो उनको संजो के रखना है। ये हमें अपनी दिनचर्या में अपने साथ जोड़ के रखना है। यही मिशन लाइफ का जो मेन बेस है। इसी पे पूरे जन सामान्य को जन सहभागिता के माध्यम से एक जन आंदोलन बनाना है। विजयपाल जी देखिए, दुनिया पर्यावरण की गोल्डन जुबली जो है वो मना रही है, और 50 साल पहले अगर हम जाएं तो 50 साल पहले प्रदूषण का नाम आया था। अब तो प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ चुका है कि क्या गांव, क्या शहर, क्या कस्बे, कोई जगह शायद इससे अछूती नहीं रही होगी। लेकिन इस प्रदूषण को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? 1972 में 5 जून के ही दिन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो अंतर्राष्ट्रीय ना पूरी दुनिया का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे यहाँ की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भाग लिया था। और वो लौट के आते ही पर्यावरण के प्रति बड़ी सचेत हुई, और उन्होंने 1972 में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना दिया। उसके बाद जल संरक्षण अधिनियम बना, फिर उसके बाद वायु संरक्षण अधिनियम बना, और उसके बाद लगातार बहुत सारे कानून, जो भी पर्यावरण के कानून हैं वो 1972 के बाद के। लेकिन उस समय पूरी दुनिया ने प्रदूषण नाम पहली बार सुना था, और आज 50 साल में प्रदूषण नामक जो राक्षस है उसने तीनों लोगों पर राज किया। ये प्रदूषण का नाम भी खरदूषण से आया था। तो ये अब हम चाहे पाताल लोक की बात करें वो पूरी तरह से विषैला है, हम चाहे धरती लोक की बात करें ये जहरीली है, हम पूरे ऊपर वाले वायुमंडल की बात करें वो भी पूरी तरह से जहरीला हो गया है। तो हम तीनों लोगों पे राज हो गया है। उसके आधार पर कोई इसको प्रदूषण को कोई न सरकार करेगी न कोई और कोई करेगा। हमको खुद हम ऐसे काम करें जिन कामों से इस प्रकृति को बचाव हो सके, प्रदूषण ना हो।
मैंने सुना है कि श्यामा तुलसी के अब तक करीब 4 लाख से ज्यादा जो पौधे हैं आपने पूरे भारतवर्ष में बांटे हैं, तो श्यामा तुलसी ही क्यों? श्यामा तुलसी में सभी तुलसियों की, और चाहे राम तुलसी है, वन तुलसी है, कपूर तुलसी है, जितनी भी तुलसी हैं उनसे ज़्यादा अगर हम घर में लगा लेते हैं तो एक तो नेगेटिविटी ख़त्म और सारे बैक्टीरिया ख़त्म। आपने देखा होगा कि कोविड का भी असर नहीं हुआ। हाँ। जहाँ श्यामा तुलसी अगर कहीं दिखाई दे गई तो तुलसी तो अपने आप में है कि और उन 12 तुलसियों में श्यामा तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण के साथ उसका जुड़ाव है। तो मैं एक बात आपके माध्यम से, एपीएन न्यूज़ के माध्यम से सब अपने दर्शकों को एक अपील के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस भौतिक संसार में आने पे हमको ना 3 तरह के संकट आते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। और उन संकटों को हम उसके समाधान के लिए अपने अपने तरीके के प्रयास करते हैं। कोई डॉक्टर के पास जाएगा, कोई पंडित जी के पास जाएगा, कोई ज्योतिष के पास जाएगा, कोई तांत्रिक के पास जाएगा। सभी कोई शुल्क के रूप में, कोई फीस के रूप में, कोई दक्षिणा के रूप में, कोई दान के रूप में वो आपसे फीस लेता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं देता है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप केवल पेड़ लगा दीजिए, पेड़ बचा दीजिए और आप अपनी जो मनोकामनाएं, आपका जो कष्ट है, आप उस पेड़ के साथ शेयर करिए तो हर हालत में वो आपकी समस्या का समाधान होगा, आपके जो मनोकामना है उसकी भी पूर्ति होगी। वाह, वैसे भी हमारे यहाँ तो पेड़ों को पूजा जाता है समय समय पर। विजयपाल जी, मैंने आपसे तमाम बातें कर ली। G20 में को लेकर मैंने यहाँ पर बात की कि पर्यावरण को लेकर क्या पूरे विश्व में संदेश जा रहा है। भारत सरकार ने जो पहल की है मिशन लाइफ, उसको लेकर भी मैंने आपसे बात की। आपने तमाम बातों का बड़े अच्छे से यहाँ पर जवाब दिया। लेकिन जो सबसे पहले मुझे पूछना चाहिए था वो सबसे आखिर में मैं आपसे पूछ रही हूँ, पेड़ों से प्रेम की कहानी का आरंभ कैसे हुआ? मैं परिवार में सबसे छोटा और हमारे परिवार देशभक्त परिवार, दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो छुट्टी वाले दिन छोटा होने की वजह से ले जाते थे साइकिल पे, एक छोटी सी डंडे पे गद्दी लगवा रखी थी। एक दिन हम जा रहे थे तो रास्ते में कच्चे रास्ते हुआ करते थे उस समय पे, एक पेड़ को 3 लोग काट रहे थे। तो जहाँ से आरी चल रही थी वहाँ से एक दहाड़ गिर रही थी और बच्चे के मन में जिज्ञासा होती है और वो बच्चा सवाल करता है कि दादाजी ये क्या हो रहा है। तो दादाजी ने कहा कि ये जो कट रहा है, तो ये बच्चे को समझाने के तरीके से उन्होंने बताया कि ये रो रहा है, ये इसकी आंसुओं की धारा है। बच्चा उस दर्द को खुद फील करता है और कहता है कि मास्टर जी जब एक चांटा मारते हैं तो इतना दर्द होता है, इतना आंसू आने के लिए कितना दर्द हो रहा होगा। गूलर का पेड़ था वो जी। और उसी समय 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो निबंध लिखने को आता था। निबंध में गंगा पे 10 लाइन लिखिए, गाय पे 10 लाइन लिखिए, राष्ट्रभक्ति पे 10 लाइन लिखिए। तो मास्टर जी ने हमको ये रटाए थे। लेकिन उस बार उत्तराखंड में चल रहा था पहाड़ पे चिपको आंदोलन, तो उन्होंने सवाल आया कि पेड़ पे 10 लाइन लिखिए। वो घटना उस घटना के साथ जुड़ी और 10 लाइन नहीं लिखी गई, 7 लाइन लिखी गई। तो दादाजी के साथ फिर शेयर किया गया। दादाजी ने फिर पेड़ के महत्व को बताया। उस दिन से पेड़ के साथ आत्मीय रिश्ता विकसित हो गया। कोई ऐसा संदेश जो आप हमारे तमाम दर्शकों को देना चाहें पेड़ों के प्रति? एपीएन न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये बड़ा वैभव जो दिखाई दे रहा है, वैसे तो हमें कोविड ने बता ही दिया है कि ये कुछ नहीं है। पैसा, बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, बंगले, ये कुछ नहीं है। हमको जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। हमें अब बिल्कुल समीक्षा करनी चाहिए कि अब तक हमारी, मैं कोविड पॉजिटिव हुए थे, एक जर्मन के इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े, तो उन्होंने जब वो निकल के जा रहे थे तो 90 लाख रुपए का बिल बना था। उन्होंने बिल पे किया। जब निकल रहे थे तो काउंटर से आवाज़ आती है और कहते हैं कि सर एक आपका एक छोटा सा बिल बाकी है। जब वो वापस हुए और बिल देखने के बाद वो रोए। रोने का कारण पूरा जो मैनेजमेंट था हॉस्पिटल का, उन्होंने कहा कि आप परेशान नहीं हुइए, आपने इतना बिल पे कर दिया है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं भाई, मैं इतना कर सकता हूँ तो ये तो बहुत छोटा है, लेकिन मेरा परेशान होने का मेरी वजह ये है कि ये ऑक्सीजन का बिल है। मैंने 70 साल की उम्र में कितना ऑक्सीजन लिया होगा। मैं 7 दिन यहाँ रहा हूँ, 7 दिन में इतना बिल, और 70 साल मैंने चिंता ही नहीं की जी। तो उन्होंने ठान लिया। ये मैसेज जाता है कि हमको एक अगली जो सांस लेनी है, उस सांस कहाँ से आएगी, उसके लिए चाहे हम अपने जन्मदिन पे लगाएं, चाहे हम अपनी सालगिरह पे लगाएं, चाहे हम अपने श्राद्ध पे लगाएं, हमने तो सारे ऑप्शन खोल लिए। बहाना ढूंढिए, लगाइए और लगा के उसको अपना नाम दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि वो जो लगा हुआ आपके हाथ का है, वो आपका भाई आपके साथ धोखा कर सकता है। वो भाई आपके साथ इतनी वफादारी करेगा कि आपसे पहले वो अपने को कुर्बान करने को तैयार हो। मतलब एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि पौधों को लगाइए, अपनी जिंदगी को बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया विजयपाल जी, इतनी अच्छी जानकारी पर्यावरण दिवस पर हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए। तो धरती पानी बिन हवा के तुम कैसे रह पाओगे, सोचो ना हो अगर वृक्ष धरा पर सांस कैसे ले पाओगे। इस पर आप सभी को भी चिंतन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ मेरे साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।